स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज का संगठन सामंती व्यवस्था पर आधारित था। क्रांति के समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था: पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। पादरी तथा कुलीन फ्रांस की जनसंख्या का 2% ही थे। इस समय फ्रांस में कहावत प्रचलित हो गई थी कि कुलीन युद्ध करते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और साधारण लोग कर देते हैं। पादरी फ्रांस के सामाजिक जीवन में प्रभावशाली थे। रोमन कैथोलिक चर्च प्रभावशाली संस्था थी। देश की समस्त भूमि के 1/5 भाग पर चर्च का अधिकार था। इसके अतिरिक्त चर्च किसानों से पैदावार का 10वां भाग प्राप्त करते थे। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता था। इसका अपना अलग संगठन था, अलग न्यायालय था। चर्च की वार्षिक आय 30 करोड़ रुपए थी। चर्च के पादरी 2 भागों में विभाजित थे, एक उच्च पादरी और दूसरा निम्न पादरी। उच्च पादरी, इनकी संख्या 10,000 थी। ये आर्क बिशप, विकार जनरल, कैथेड्रल एबट कहलाते थे। ये चर्च के उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे। चर्च की समस्त संपत्ति पर व्यवहारिक रूप से इनका ये अधिकार था। सरकार को ये कोई कर नहीं देते थे। टिथ नामक धार्मिक कर की कमाई भी इनकी जेबों में जाती थी। चर्च की संपत्ति अनाथों, गरीबों और पीड़ितों की सहायता पर खर्च न करके मौज मस्ती में खर्च करते थे, विलासी जीवन व्यतीत करते थे। पेरिस के एक आर्क बिशप की नियुक्ति के समय सम्राट लुई 16वें ने यहाँ तक कह दिया था कि पेरिस में कम से कम एक ऐसा बिशप नियुक्त करना चाहिए जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो। नेक्स्ट है निम्न स्तर के पादरी। चर्च के वास्तविक कार्यों, विधि विधान, संस्कार, कर्मकांड आदि का संपादन ये निम्न स्तर के पुरोहित करते थे। इनकी संख्या 1,20,000 थी। इन्हें पेरिस पुरोहित भी कहा जाता था। ये ईमानदारी से धार्मिक कार्यों का संपादन करते थे। इन्हें कम वेतन मिलता था, गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पादरियों से ये घृणा करते थे। ये साधारण वर्ग से सहानुभूति रखते थे। दूसरा वर्ग है कुलीन वर्ग। इसकी जनसंख्या 4 लाख थी। पुराने कुलीन तलवार के कुलीन कहलाते थे, नए कुलीन वस्त्र के कुलीन कहलाते थे। इन दोनों में आपसी मतभेद फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बना। अब है प्राचीन कुलीन अथवा तलवार के कुलीन। फ्रांस के प्राचीन कुलीन तलवार के कुलीन कहलाते थे। ये देश की समस्त भूमि के लगभग 1/5 भाग के स्वामी थे। इनका कुलीन का पद पैतृक होता था। ये जन्मजात कुलीन अथवा शुद्ध कुलीन समझे जाते थे। ये सभी सामंत होते थे। काफ़ी समय तक ये अपने अपने क्षेत्र में प्रबंधक, न्यायाधीश एवं सैनिक नेता के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने से बहुत पहले इन्होंने प्रशासन संबंधी कार्य करने छोड़ दिए। मैथीज के अनुसार एक व्यक्ति का कुलीन स्तर उसके निकम्मेपन के अनुपात के अनुसार होता था। इनमें सबसे बड़े अथवा धनी कुलीन, जिनकी संख्या लगभग 2,000 थी, ये वर्साय में सम्राट की छत्र छाया में रहते थे। इन्हें दरबारी कुलीन भी कहा जाता था। ये भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। शिकार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, नाच गान आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। अधिकतर संख्या में कुलीन गाँव में रहते थे। इन्हें ग्रामीण कुलीन कहा जाता था। ये दरबारी कुलीनों से कम धनी थे। इनमें से अनेकों ने अपनी भूमि के कुछ भाग और अपने कुछ विशेषाधिकार बेच दिए थे। ऐसे कुलीनों के पास अपने सामंती अधिकार एवं अभियान के अतिरिक्त कुछ और नहीं रह गया था। वे कोई अन्य धंधा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनका कुलीन पद समाप्त हो जाता था। कुलीनों को अनेक प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे। वे ड्यूक, मार्क्वेस, काउंट, विस्काउंट आदि उपाधियां धारण करते थे जो साधारण लोग ग्रहण नहीं कर सकते थे। उनके नाम भी विशेष ढंग से रखे जाते थे। इन्हें अपने पास तलवार रखने का विशेष अधिकार था। सैनिकों के अतिरिक्त साधारण लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। कुलीनों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमों का फैसला पार्लेमा नामक उच्च न्यायालय में ही किया जा सकता था। इनका अपराध सिद्ध होने पर इन्हें साधारण लोगों से कम दंड दिया जाता था। इन्हें भूमि कर तथा अन्य करों में छूट थी। ये सेना, चर्च और राजदरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे। किसानों के सामंतों के रूप में भी इन्हें विशेष सामंती अधिकार प्राप्त थे। सामंतों को किसानों के खेतों के निकट वनों में शिकार खेलने का विशेष अधिकार था। उसके शिकार के पशु पक्षी तथा कबूतर किसानों के खेतों को हानि पहुंचाते थे। किसानों को खेतों की पैदावार का कुछ भाग सामंत को देना पड़ता था। किसान और मध्यम वर्ग के लोग कुलीनों के इन विशेष अधिकारों को अनुचित समझते थे और इन्हें समाप्त करने पर उतारू थे। नेक्स्ट है नए कुलीन अथवा वस्त्र के कुलीन। लुई 14वें के समय कुलीनों की नई श्रेणी का उत्थान हुआ।
जो अपने विशेष प्रकार के वस्त्रों के कारण वस्त्र के कुलीन नाम से प्रसिद्ध हुए। कुलीनों की इस श्रेणी की उन्नति का कारण यह है कि सम्राट ने धन की आवश्यकता को अनुभव करते हुए शासन प्रबंध, वित्त तथा न्याय संबंधी उच्च पद मध्य श्रेणी के लोगों को बेच दिए और कुलीनों के सभी विशेषाधिकार दे दिए। इन कुलीनों ने भूमि भी खरीद ली और धीरे धीरे इनके कुलीनों का पद पैतृक बन गए। वस्त्र के कुलीनों में पेरिस की पार्लेमा तथा 12 प्रांतों में अन्य पार्लेमा के न्यायाधीश सबसे प्रसिद्ध थे। ये बहुत धनी होते थे क्योंकि अपने दादा पिता से प्राप्त की गई पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त इन्हें अपने पदों एवं खरीदी गई भूमियों से भी पर्याप्त आय होती थी। इनमें से कईयों ने अपनी पुत्रियों के दरबारी कुलीनों के साथ विवाह करके अपनी शक्ति एवं स्थिति को मजबूत बनाया। लुई 15वें तथा लुई 16वें के समय में पार्लेमा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। न्याय संबंधी कार्य करने के अतिरिक्त यह उच्च न्यायालय सम्राट के सभी आदेशों को रजिस्टर करती थी। पार्लेमा ने सम्राट एवं उसके मंत्रियों के अनेक कार्यों का विरोध किया। इसके न्यायाधीश ने अपने आप को देश के मौलिक कानूनों के रक्षक तथा सम्राट की निरंकुशता के विरुद्ध लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि बताया। इन्होंने धार्मिक एवं वित्त संबंधी मामलों पर सम्राट और उसके मंत्रियों से झगड़ा मोल लिया और अंत में वे सफल रहे। कहा जाता है कि उन्होंने सम्राट के विरुद्ध लिखे गए प्रभावशाली लेखों द्वारा दार्शनिकों के लेखों से भी बढ़कर लोगों में प्रचलित शासन व्यवस्था के प्रति अनादर और घृणा की भावनाएं उत्पन्न कर दी। लुई 16वें के वित्त मंत्रियों की सभी योजनाओं को असफल करने वाली पेरिस की पार्लेमा ही थी। सर्वप्रथम पार्लेमा ने सम्राट की शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया। पेरिस के साधारण लोगों को राजनीतिक आंदोलन में शामिल किया। पार्लेमा ने ही सबसे पहले स्टेटस जनरल के अधिवेशन बुलाने पर भी जोर दिया। इस प्रकार क्रांति आरंभ करने वाला वास्तविक रूप में नया कुलीन वर्ग ही था। अब है मध्यम वर्ग। तीसरे वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण भाग मध्य श्रेणी के लोगों का था, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया तथा जिन्हें क्रांति से मुख्य लाभ हुए। इस श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति, महाजन, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी शामिल थे। ये शिक्षित व्यक्ति थे, नगरों में रहते थे। सामूहिक रूप से मध्य श्रेणी के लोग धन दौलत, योग्यता, शिक्षा और शिष्टाचार में कुलीनों से किसी भी तरह कम नहीं थे, परंतु फिर भी इनके लिए उच्च पदों के द्वार बंद थे। ये समाज में उच्च स्तर के पादरियों के तथा कुलीनों के विशेषाधिकारों को सहन करने को तैयार नहीं थे। तीसरा वर्ग है साधारण लोग। पहला तथा दूसरा विशेषाधिकार युक्त वर्ग फ्रांस की कुल जनसंख्या के 2% के लगभग था और शेष 98% तीसरे वर्ग के साधारण लोग थे। अधिकार रहित तीसरे वर्ग में सबसे धनी उद्योगपतियों से लेकर सबसे निर्धन भिखारियों तक भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोग शामिल थे। ये चाहते थे कि सेना, शासन प्रबंध, शाही दरबार, चर्च संबंधी सभी उच्च पद जन्म की अपेक्षा योग्यता के आधार पर दिए जाएं। वे व्यापार पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध थे और स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में थे। वे प्राचीन ढंग की शासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार करना चाहते थे तथा समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना चाहते थे। फ्रांस के 18वीं सदी के प्रसिद्ध विद्वान, विचारक, दार्शनिक भी मध्य श्रेणी से ही संबंध रखते थे, जिन्होंने अपने लेखों में उदार एवं लोकतंत्री विचारों का प्रचार किया, लोगों में राजनीतिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुलीनों के सम्राट के विरुद्ध सफल संघर्ष के बाद जब स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया तो मध्य श्रेणी के योग्य व्यक्तियों ने तीसरे वर्ग का मार्गदर्शन किया तथा सम्राट एवं कुलीनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का सफल नेतृत्व किया। अब है किसान। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था। 88% लोग गाँव में रहते थे जो कृषि कार्य करते थे। किसानों की कई श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी उन किसानों की थी जो भूमि के स्वामी होते थे। देश की 30 से 40% भूमि पर किसानों का अधिकार था, किंतु इनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े थे। दूसरी श्रेणी मुजारों की थी, जिन्हें मेतायर कहा जाता था। वे जमींदारों से कुछ वर्ष के लिए भूमि ठेके पर ले लेते थे और अन्य करों के अतिरिक्त जमींदारों को पैदावार का लगभग आधा भाग दे देते थे। ये निर्धन होते थे। तीसरी श्रेणी दासों की थी, जो अपनी इच्छानुसार जमींदारों की भूमि छोड़कर नहीं जा सकते थे। इनकी संख्या लगभग 10 लाख थी। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में फ्रांसीसी दासों की अवस्था अच्छी थी। इन सब श्रेणियों के किसानों का सरकार, कुलीनों और चर्च द्वारा शोषण किया जाता था। उन्हें सरकार को भूमि कर, आयकर और नमक कर आदि कर देने पड़ते थे। वर्ष में कुछ दिन सड़कों और पुलों की मरम्मत में भी काम करना पड़ता था। सरकारी कर इकट्ठा करने वाले सरकारी कर्मचारी तथा ठेकेदार किसानों पर अत्याचार करते थे। कुलीनों को प्राचीन काल से दिए जाने वाले करों के अतिरिक्त सरकार द्वारा लगाए गए फालतू कर किसानों को चूपते थे
और वे इनसे घृणा करते थे। किसानों को अपने अपने सामंतों को भी कई सामंतीय कर देने पड़ते थे। उनके प्रति कई सेवाएं भी करनी पड़ती थी। भूमि के किराए के रूप में नगद रकम, पैदावार का अनाज के रूप में निश्चित भाग, भूमि के विक्रय अथवा बदली संबंधी कर, खेतों में कार्य करना। किसानों को अपने स्वामी की चक्की पर अनाज पिसवाना पड़ता था। कुलीनों के शिकार खेलने से किसानों की फसल खराब होती थी। किसान यह समस्त भार महसूस करने लगे थे। किसानों को पैदावार का 10वां भाग अनाज के रूप में चर्च को भी देना पड़ता था। सरकार, सामंत और चर्च को सभी कर देने के बाद किसान के पास केवल 20% ही बचता था। किसान इन नाजायज़ करों तथा कुलीनों के विशेषाधिकारों का अंत करने के लिए उत्सुक होने लगे। क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जॉर्जेस लेफेवर ने कहा है कि हम आज ये अनुभव करते हैं कि किसानों के सहयोग के बिना क्रांति का सफल होना कठिन था। नेक्स्ट है मजदूर और कारीगर। उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी तीसरे वर्ग का एक भाग थे, जहां मजदूरों को कम वेतन मिलता था। फ्रांस में शिल्पकार, कारीगर भिन्न भिन्न वस्तुएं तैयार करते थे। ये सभी गरीब लोग ही थे। ये सभी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भीड़ में शामिल हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, जो BA 6 के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।